भी हो सकता है कि आप 7 के 7 दिन काम करें और आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। जॉब इज अबाउट माइंडसेट। वहां पे जैसे अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से जाओ कि मुझे कोई बहुत हार्डकोर रिसर्च, सोच के देखो जो आदमी तीसरे साल में है एचएल में और वो परेशान है, मैकेनिकल का ही है, अगर आप एचएल देखोगे तो मतलब मजे में ही रहते हो, उस तरीके से रहने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप टाइम नहीं रहता आपके पास। सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले तो वरुण भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया टू शेयर योर वैल्यूएबल एंड प्रीशियस एक्सपीरियंस। तो भाई मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं ताकि व्यूवर्स को पता चले। मैं वरुणदीप सिंह, मैं 2014 का पास आउट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने पहले इनिशियली प्राइवेट में भी थोड़ा देखा था, इन्फोसिस वगैरह में कैंपस प्लेसमेंट में, बट मुझे लगा कि डूइंग एमटेक इज बेटर। तो फिर 1 साल ड्रॉप करके मुझे आईआईटी रुड़की में आरएफ एंड माइक्रोवेव मिल गई। तो उसके साथ साथ फिर 2 बारी मैंने गेट मतलब अच्छी रैंक से मतलब क्वालिफाई किया, एक बारी 161 2016 में और 112 2017। तो उसके बाद एमटेक के बाद भी मेरे पास प्राइवेट का ऑफर था, बट फिर पहले बीएसएनएल में कुछ टाइम 10 वीक्स के आसपास चले गए, फिर एचएएल में हो गया फॉर्चुनेटली उसके बाद। तो एचएएल में भी ट्रेनिंग के अंदर ही मैंने छोड़ दिया था, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। तो अभी 2017 में ही एचएएल करा था, तो 18 मई आई थिंक 18 में अप्रैल में मतलब मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गया था, फिर मुझे थोड़ा ये जॉब एचएएल से बेटर लगा। उसके बाद से तो मैं अभी यहीं पे ही सेटल। सो वरुण भाई, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि एचएएल में आपका जो प्रोफाइल था वो क्या था और उसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या था। मेरा एचएएल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का था प्रोफाइल। तो मेरा काम क्या था कि जैसे लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स होते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, जैसे आप ये कह सकते हो कि एयरक्राफ्ट के अंदर लगने वाला चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हो या जो भी पार्ट हो, उनमें क्या होता है, फॉल्ट आ जाता है। तो मेरा जो इनिशियली प्राइम 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 काम ये होता था कि अगर कोई भी फॉल्ट आया है तो मुझे जाके उसको, एक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है जो आप तो डीआरडीओ में, आपको पता है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का कैंपस 2 में मैं उसको मतलब ट्रबल शूटिंग वगैरह के लिए लेके जाता था। हालांकि और भी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, बेल भी काम करता है, तो कभी कभी बेल का जो बंदा था वो पंचकुला से खुद ही आ जाता था। तो कोऑर्डिनेट करने का था, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, तो अगर कोई भी चीज रिक्वायरमेंट है, कभी कभी वो ये कहते हैं कि हम अपना बंदा भेजने में भी क्यों वो मतलब एक्सपेंस करें, आपका वहां पे मैनेजमेंट ट्रेनी है, उसको बोलिए वो कोऑर्डिनेट करेगा वर्कर्स के साथ और करवा के देगा। तो मेरा प्राइम काम यही होता था। अब इसमें पेपर वर्क भी होता था। अब आप इक्विपमेंट को अगर एचएएल से बाहर लेके जा रहे हो, छोटे से लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को, तो आपको गार्ड्स को दिखाना पड़ता था, पेपर होते थे, मेरा खुद का पेपर एक लगता था कि आप अभी बाहर जा रहे हो ऑफिस से, क्यों जा रहे हो वगैरह। तो उस तरीके का मतलब मेरा मेन काम यही था लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स में, कोई भी हो। मतलब जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, काफी काम पड़ रहा था, हेड अप डिस्प्ले। जैसे पायलट के सामने क्या होता है, एक पैनल आता है, उसको सब मतलब कोरिलेटेड टू जैसे जो भी लोग ड्राइविंग करते हैं, तो उनको सामने सारी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन अगर मिले कि कौन सी कितने डिस्टेंस पे चल रही है, तो क्या है, अगर उसका कैलिब्रेशन थोड़ा खराब हो जाए कुछ नॉटिकल माइल, अब पता चल रहा है कि प्लेन तो जो आपका 3 नॉटिकल माइल पे है और वो 6 पे दिखा रहा है, तो वो तो भिड़ जाएगा ना हवाई जहाज हवा के ऊपर में। तो पायलट के पास एक इंफॉर्मेशन पैनल होता था, तो वो तो काफी बार मैंने रिपेयर मतलब काफी बार कराया, जो उसका कैलिब्रेशन बार बार करना पड़ता था। तो मोर और लेस यही काम रहता था। बाकी हमारी क्लासेस लगती थी, क्योंकि हम लोग अभी 1 साल ट्रेनिंग में थे, तो हम लोगों की यही सब जो मैंने आपसे डिस्कस करा कि मैकेनिकल का काफी कुछ था, जो आई थिंक एक कंपोजिट्स वगैरह, कंपोजिट लाइट एलिमेंट्स होते हैं और वो एयरक्राफ्ट्स में यूज करे जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ वगैरह, और एयरक्राफ्ट उड़ता है तो कितना लिफ्ट चाहिए, बर्नौलीज थ्योरम का थोड़ा सा और एक्सटेंशन आगे। तो इस तरीके से रहता था काम। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन वगैरह, अब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो हमें नीचे भी पता होना चाहिए कि उसका कितना मतलब उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। कभी कोई क्रिटिकल है तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि गिरने वाला है हवाई जहाज, तो हम पायलट को अकॉर्डिंगली वैसे ही कोऑर्डिनेट कर लेंगे। उस तरीके से रहता है।
वैसे भाई काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल थी। हाँ इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसमें काम की कोई कमी नहीं थी। ये चीज थी, इसमें ये भी हो सकता है कि आप 7 के 7 दिन काम करें और आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। मतलब मैंने आई गेस बताया आर्मी ओके। डिसिप्लिन था, तो मेरा रूटीन ये होता था कि 5 से 5:30 तैयार होने का टाइम है, क्योंकि 5:30 से 6 तो मेरा रूममेट होगा तैयार। और फिर 6:15 बजे अगर बस आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आप अपने डिवीजन तक भाग के जाओगे 2.5 किलोमीटर, और फिर 10 मिनट अरे में आपको अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खत्म करना है, क्योंकि उसके बाद मैस बंद हो ओके जाएगी। ओके तो ओके और फिर ओके। 11:30 बजे लंच रहता था हमारा। तो सिंपल सा था, वही कहते थे कि आप फिट एंड फाइन रहेंगे तभी तो आप आर्मी के साथ हाँ दौड़ हाँ हाँ पाएंगे, नहीं तो कैसे दौड़ेंगे। तो वो है, मैं एक्चुअली हाँ हाँ। इसमें था एलसीए तेजस में, तो वो अभी हॉटेस्ट अच्छा अच्छा। प्रोजेक्ट आएगा, अभी जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप देखना वहाँ एक एयरक्राफ्ट बना हुआ है, वो एचएएल का एलसीए तेजस है, वो अभी तक का सबसे मेन प्रोजेक्ट है उनका जो भी चल रहा है नहीं। और इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा स्लाइटली बताता हूँ। अब जैसे क्या होता है, एयरक्राफ्ट आपने बना दिया, जैसे आपने गाड़ी बना दी, अब गाड़ी की भी सर्विसिंग होती है, तो हमारे कुछ डिविजन जो है सर्विसिंग भी करते थे एयरक्राफ्ट की। तो फिर वहां से भी इक्विपमेंट हमारे पास, ये खराब हो गया है इसको सही करवा के दो। तो मतलब मोर और लेस ओके। सर्कल में रहते थे हम लोग। टेस्टिंग वगैरह सब चलती रहती है, मतलब पायलट बता दे तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग जॉब था इन अ सेंस कि अगर आपको मतलब वर्कहॉलिक बनना हो तो काम की कमी नहीं थी, लेकिन लर्निंग भी काफी थी। वही है भाई, मतलब इंडिविजुअल की जो चॉइस है, जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो उसे ये सब अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ही विल वर्क, अदरवाइज ही विल लीव। हाँ मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मतलब काफी सारी चीजों का फर्क आ गया, थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया मतलब मेरे को यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी में आके। हालांकि मोरलेस बात तो वही ही रहती है, पहले हम एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट देखते थे, अब हम ग्राउंड इक्विपमेंट देखते हैं, तो अभी भी एविएशन में ना, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता खास ज्यादा। सो भाई जैसे ही आपको एचएल से ऑफर लेटर मिला, ठीक है, आप जैसे ही सिलेक्ट हो गए, तो उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसा था? ज्वाइनिंग प्रोसेस में ये एचएएल मैनेजमेंट एकेडमी है उधर डोडना कुंडी साइड बैंगलोर में, तो उधर आपको कॉल करते हैं। तो पूरा दिन होता है, आपको पहले तो मतलब ड्रेस देते हैं, बुक्स देते हैं जो आपको पढ़नी है ना, और आपको मतलब बैच वगैरह एक मतलब दिया जाता है, जो आप मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर आप डिजाइन ट्रेनी वो। तो उसके लिए मतलब और इसका मेजर मतलब कहीं ना कहीं जो ड्रेस का होता है, आपको ड्रेस दे देते हैं, कहते हैं आप अपने मेजरमेंट से सिलवा लेना, पैसे उसके दे देते हैं वो जो आप एम्प्लॉई है उनके। तो पहला ओके। दिन तो आपका ऐसे ही बीतता है सब, मतलब ज्वाइनिंग एंड ऑल, डॉक्यूमेंट्स हो गए, बॉन्ड आपका, बॉन्ड एग्रीमेंट आपका जो रहता है वो हो गया, 12th की वही सब जो मार्कशीट एंड ऑल हर जगह जो रहता है आपका, तो उस सब में आपका जाता है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है आपका। तो वही सैलरी के लिए आप, मेन चीज तो आपकी सैलरी होती है, तो आप बैंक डिटेल्स वगैरह सब बताते हो, तो वही सब रहता है। फिर आपको बोलते हैं नेक्स्ट डे से आपकी मेन ज्वाइनिंग होती है, जहां से आपकी मेन क्लासेस शुरू होती हैं। इंट्रोडक्टरी में थोड़ा सा बताते हैं कि है क्या, हम एचएएल वाले हम करते क्या है, और वो सब बातें ना। ट्रेनिंग में आपका मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग होता है या ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है? एक्चुअली मिक्स्ड रहता है, मतलब मिक्स इन अ सेंस ये रहता है कि पहला दिन जो मैंने देखा है आपका, आपको थोड़ा सा मतलब एविएशन इंडस्ट्री, मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ प्रोसेस। पहले दिन आपको एविएशन इंडस्ट्री, राइट ब्रदर्स जिन्होंने पहला एयरक्राफ्ट बनाया था उनके बारे में, उससे पहले जो भी लोगों ने ट्राई किया, तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन होता है दूसरे दिन आपका, जो जितने आपके आपके जो मैनेजमेंट एकेडमी के जो हेड होते हैं, जो भी होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे आके शेयर करते हैं। उसके बाद क्लासेस अच्छा। होती है, इन्होंने एक्चुअली आपको करिकुलम पूरा दे देते हैं। अभी वो आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग का कुछ होता है 3 हफ्ते का, बीच में आईआईटीज के टीचर आते हैं, हमें तो चेन्नई के आए थे आईआईटीज के, और आईआईटी खड़गपुर से आए थे, तो ये 2 टीचर्स आए थे पढ़ाने के लिए हमको। वो सब करिकुलम वगैरह आपको दे देते हैं, क्या क्या टाइम टेबल रहेगा, कैसा रहेगा। तो अच्छा। और थोड़ा एक मुझे तो खैर ज्यादा मैं इम्प्रेस नहीं हुआ उससे, लेकिन एक कुछ स्किट वगैरह परफॉर्म करने के लिए भी इनका था कि आपको स्किट परफॉर्म करनी है, माइट भी थोड़ा सा आपसे ओपन अप हो जाए वाला करके, हाँ पर हाँ, मैं नहीं ज्यादा नहीं। ऐसा कुछ मुझे शौक नहीं था। नहीं सही बात है, थोड़ा बहुत मैंने मतलब कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। वही सब चीजें हैं, तो बाकी
मैनेजमेंट एकेडमी तो मतलब जिनको भी आपके मतलब देखना, जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप डाल सकते हो HAL मैनेजमेंट एकेडमी करके, गूगल पे आप देख सकते हो HAL मैनेजमेंट एकेडमी, मतलब काफी अच्छा कैंपस है। स्विमिंग पूल वगैरह तब तो बन ही रहा था जब हम लोग गए थे, लेकिन अब काफी अच्छा मतलब रूम्स वगैरह है, 5 स्टार टाइप के अकोमोडेशन आपको दे देते हैं। 1 साल तक तो आप मतलब मजे में ही रहते हो, उस तरीके से रहने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप टाइम नहीं रहता आपके पास चीजों को करने का। तो बाकी सब कहीं ना रहता है। कहीं क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड इज द हनीमून पीरियड? हाँ, हनीमून पीरियड रहता है आपका। और कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि कोई नेगेटिविटी अचानक से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी सेंस करते हैं, क्योंकि वो एक आर्मी क्लाइंट्स हैं उनके, तो वो समझ जाते हैं। फिर आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशन ना छोड़ने के बातें बताई जाती हैं। ये काफी मतलब उस टाइप का रहता है कि मतलब मेन क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रॉब्लम फेस करोगे। इनिशियली आप जाते हो तो कुछ लोग आपको बुराई करते हो और वो ज्यादा कर जाते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि अगर 24 साल या 25 साल में जो बंदा ज्वाइन करेगा, वो थोड़ा सा ना इन सब चीजों से अवेयर नहीं होता, वो प्लस माइनस में ही रह जाता है। तो वो सब एक्सपीरियंसेस भी होते हैं आपके। लेकिन मतलब एज इट इज पहले तो आपका माहौल ऐसे ही बनाया जाता है कि आप छोड़ के ना ही जाओ, तो उस तरीके का रहता है प्रोसेस। बाकी आपके जो डिविजन है वो आपको पहले से एलोकेटेड होते हैं। तो जो आपका क्लासरूम खत्म हो जाता है, अभी कईयों को नासिक जाना पड़ता है, कोरापुट भी है उड़ीसा में, तो वहां पे आपको जैसे ही आपका क्लासरूम खत्म होता है, आपको तुरंत वहां जाना पड़ता है एकदम से ना। मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब हुआ, हम लोग तो लकी थे, हम लोग तो बैंगलोर में ही रहते थे, हमारा डिवीजन भी बैंगलोर में था, तो हमारे लिए तो सुबह बस आती थी, हम उससे चले जाते थे, कहीं हमको शिफ्ट नहीं करना पड़ा बस सामान वामान। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्या कि आपको ट्रेनिंग के बाद ही डिपार्टमेंट अलोकेशन होगा, या मतलब स्टार्ट में ही जैसे ही आपको ऑफर लेटर दिया जाता है उसमें लिखा रहता है कि आपको इस यूनिट में जाना है? हाँ, आपका सब डिसाइडेड होता है पहले से ही कि मतलब अच्छा। आपको कौन सी यूनिट एलोकेट करी गई है, वो पहले ही आपको बता देते हैं। ओके। मेरा पहले HAL कोरापुट आ गया था, तो मैंने थोड़ा सा इनसे अच्छा। पूछा था कि भाई ऐसे अगर वैकेंसी है तो आप कर दीजिए, तो किसी एक ने ज्वाइन नहीं करा था, तो मुझे LCA में उन्होंने दे दिया था। मेरे को मेन था कि बैंगलोर में ही मिल जाए, तो मुझे कहीं उठा पटक नहीं करनी पड़ेगी सामान ले जाने की, ज्वाइनिंग तो बैंगलोर में ही होती है ना। सो अब हम लोग बात करेंगे भाई, जैसे आपको कुछ आइडिया तो होगा डेफिनेटली कि जो मैकेनिकल के बंदे होते हैं, ठीक है, आइदर मैनेजमेंट ट्रेनी हो या डिजाइन ट्रेनी हो, तो उनका बेसिकली वर्क प्रोफाइल क्या होता है, और उनके लिए कौन कौन से यूनिट्स हैं HL के? जैसे मैकेनिकल का ही है, अगर आप HAL देखोगे तो मेन काम क्या है, मैकेनिकल ही है। आप जैसे कंपोजिट्स वगैरह बात करो, जो भी मैंने इनिशियली बात करी, तो उसको रिपीट नहीं करते हम। तो मैकेनिक एक्चुअली क्लासेस सेम लगती है, ऐसा अलग से नहीं होता। और सारे डिविजन्स में आपका मैकेनिकल इंजीनियर की तो है ही रिक्वायरमेंट। उल्टा जो ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इलेक्ट्रिकल है, ये थोड़ा सा माइनॉरिटी टाइप ही रहता है, मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। लेकिन सब डिविजन्स में काम रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक डिवीजन है, क्योंकि जहां भी आपका एयरक्राफ्ट होगा वहां आपके उसमें इक्विपमेंट लगेंगे। तो आपको मोर और लेस मतलब हर टाइप के इंजीनियर, क्योंकि यहाँ सिविल के लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट एकेडमी में ही स्कोप रहता है। हमारे साथ सिविल के भी थे बंदे, मतलब आई थिंक मतलब, लेकिन मैकेनिकल का ही मोर और लेस आपका रहेगा। मतलब ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ही पढ़ाई जाती हैं जो आप मैकेनिकल में पढ़ते हो, ओके। कि मतलब जो भी है रिलेटेड टू स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ मटेरियल मटेरियल्स हो हो गया गया या आपका ही, मटेरियल फिर हाँ जो तो आपका टेम्परेचर विथस्टैंड करने की कैपेसिटी है, वो सब चीजें ना। और फिर आपको मतलब कुछ बहुत सारी चीजें जैसे सोनिक बूम वगैरह, ये सब चीजें जो है हम लोग नहीं पढ़ते कभी भी लेकिन सोनिक बूम अचानक से आप जब साउंड के बैरियर को क्रॉस करोगे तो आपका कैसा होगा, तो वो ही सब चीजें मतलब पढ़ाते तो हैं। अब मेन चीज क्या है कि HAL के साथ, HAL जो चीज मेन समझने वाली है, HAL मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जो डायग्राम आता है ये आडा, ADE, ये सब DRDO की लैब्स ये सब देती हैं डायग्राम। HAL क्या अच्छा। करता है, मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन इसरो भी HAL से ही मैन्युफैक्चर कराता है, जो आपके बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं इसरो के, इसके लिए एरोस्पेस डिवीजन है, वो आप देख सकते हो, वो इसरो के लिए काम करता है। मतलब प्लान दे देते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बेसिक। तो मैकेनिकल के लिए इंजन डिजाइन हो गया, देन उसके बाद मेंटेनेंस वाला हो गया एक डिवीजन, देन हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस वाला हो गया, ऐसे कुछ है क्या वहाँ एक्चुअली क्या है कि HAL ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग एयरक्राफ्ट बनाए हैं। पे? मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, आप विकिपीडिया पे जाकर पता चलेगा। किरण था, एक IJT था, थोड़ा सा
IJT ट्रेनर एंड ऑल, ये सब चीजें। तो बात तो वही रहती है, जैसे आप एक कार बनाओगे तो आप कार पहले मैन्युफैक्चर करोगे, कोई डिफेक्ट नहीं है तो आप उसको लॉन्च करोगे, फिर सर्विसिंग होगी उसकी, तो उसमें आपको जो भी फॉल्ट निकलेगा, सर्विसिंग से पहले पहले तो टेस्टिंग होती है एक प्रोटोटाइप की। कोई भी एयरक्राफ्ट आपका रहता है तो उसका मोटे तौर पे मतलब उसकी टेस्टिंग होती है पहले। मतलब उसमें अगर जैसे ज्यादा ही कोई क्यूरोसिटी में हो तो हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल, लो स्पीड टैक्सी ट्रायल होता है। तो पहले एयरक्राफ्ट को जनरल लो स्पीड पे करा जाता है, मतलब टेस्ट जब भी एयरक्राफ्ट पूरा बनता है उसको लो स्पीड पे रन किया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं उसका ऐसा ना हो कि विंग्स ही निकल जाए, उसके विंग्स विथस्टैंड कर पा रहे हैं। फिर थोड़ा हाई स्पीड में क्या होता है, तेज स्पीड में एयरक्राफ्ट को दौड़ाते हैं और उसकी नोज ऊपर हो जाती है, और फिर जैसे ही वो ऊपर होती है तो वैसे ही हम थ्रॉटल कम कर देते हैं, फिर नीचे आ जाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, आप जो बात कह रहे हो ना कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी एश्योरेंस कितनी है, मतलब क्या उसका है, सेंसर्स वगैरह। और बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी उसमें आके खोल खाल कर लेते हैं, जो उनके इक्विपमेंट लगे हैं, रडार वगैरह। सो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है उसमें नेचर ऑफ वर्क मोस्टली क्या होता है। एक तरह का डिजाइन वर्क होता है या R&D वर्क होता है या सुपरवाइजर टाइप वर्क होता है, किस तरह का काम होता है? देखो, अगर तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी हो तो थोड़ा सा मैनेजरियल टाइप का ही रहेगा आपका जो डोमेन रहेगा, चाहे आप मैकेनिकल के हो चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो। लेकिन जो डिजाइन ट्रेनीज होते हैं जो हमारे साथ के थे, वो बताते हैं कि जैसे इसमें RWRDC में थे एक रोटरी विंग करके है, हेलीकॉप्टर्स वाला। तो कईयों को वहां पे हेलीकॉप्टर की जैसे पूरा का पूरा जो कोई भी एक यूनिट है उसमें असेंबल वगैरह, पार्ट्स वगैरह, तो मतलब क्या क्या चीजें लगी हैं, जो भी मतलब ड्राइंग्स हैं वो उनसे शेयर करी जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो मैकेनिकल में पढ़ाई जाती है ना, तो पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, वो स्कोप दिया जाता है। जो डिजाइन ट्रेनी है, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो डिजाइन ट्रेनी का आपका मतलब काफी आप इंजॉय करोगे, आप मतलब खोल खाल कर लोगे, समझ में आएगा क्या क्या इक्विपमेंट है, लग रहे हैं, वो सब आप थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से देखोगे। मैनेजमेंट वालों के लिए थोड़ा सा रहता है कि आप ये समझ के चलो कि जब इतना सारा काम हो रहा है तो आपको हर तरीके की यूनिट की जरूरत है। अब आप डिजाइन वाले के साथ कोऑर्डिनेट करके, मान के चलो आप 5 से 6 डिजाइन ट्रेनी से कोऑर्डिनेट कर रहे हो और आप फिर मैनेज कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि एक चीज ये होती है कि मैं कुछ अच्छा बना रहा हूँ, एक दूसरा बंदा कहता है कि मैं भी कुछ अच्छा बना रहा हूँ, ऐसे 6 लोग होंगे। अब आप ये समझ के चलो कि आप जब सारे अच्छा बना रहे हो तो आपके सिस्टम को इंटीग्रेट करके एक यूनिट बनेगा, चाहे वो हेलीकॉप्टर बने चाहे एयरक्राफ्ट बने। जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कुछ हद तक आप कह सकते हो उस तरीके का रहेगा कि वो मैनेज करेगा इन सब में, एक बफर एक तरीके से इंटरफेस की तरह आएगा। मतलब जैसे मेरा मेरा तो खैर अलग ही टाइप का था कि LRUs है। अब एक जो डिजाइन ट्रेनी होगा वो थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि वो देखे कि यार LRU के अंदर क्या है, उसको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रहेगा कि अच्छा ये खराब है, इसको अब आप क्या कहते हैं, मतलब सही करवाना है, उस तरीके का अप्रोच रहता है। सो हम लोग बात करेंगे कि वर्किंग डेज कितने होते हैं, क्या यहाँ पे ओवर टाइम है, और अगर ओवर टाइम है तो क्या उसका कुछ एक्स्ट्रा सैलरी या कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है वहाँ पे? ओवर टाइम एक्चुअली ऑफिसर्स के लिए नहीं होता है। मतलब मेरे भी दिमाग में सवाल था, मैंने पूछा था। जो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ है उसके लिए ओवर टाइम का मतलब है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए क्या है कि हमारा जो, और बाकी जो वर्किंग डेज अलग अलग जगह अलग अलग रहते हैं। अभी शायद हैदराबाद से जो एक डिजाइन ट्रेनी हमारे साथ थी, एक मैम होती थी, उनका क्या था कि 5 डेज वर्किंग था, 2 डेज हॉलीडेज था। बैंगलोर में था 6 डेज वर्किंग, 1 डे हॉलीडे। तो हमारे जो वर्किंग आवर थे आई थिंक 7 बजे से लेके 3 बजे तक थे। तो जाहिर सी बात है 3 बजे तक तो काम खत्म होता है नहीं, तो वो 5-9 तक भी चला जाता था, मतलब किसी किसी दिन पर। तो ये यूनिट टू यूनिट डिपेंड करता है। और दूसरी चीज क्या रहती है कि थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अगर आप नॉर्थ में लखनऊ वखनऊ, मान लो जो भी बंदे लकी हैं लखनऊ जिनको मिल गया, मैं कहूंगा कि उनके लिए काफी मतलब एक तरीके से रिलैक्स टाइप ऑफ जॉब रहेगी। मतलब जहाँ मेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे वहां पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर आप एक पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो इतना काम नहीं आएगा। लेकिन जहां आप एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करो वहां 15 से 16 पार्ट के साथ डील करोगे, तो आप इन सब के साथ इंटरफेसिंग करोगे जहां से भी वो बन बन के आता है। तो वो रहता है वर्कलोड जो है आपका, बैंगलोर में आप रहोगे तो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ऑल अदर यूनिट्स। सो अब हम लोग आते हैं HAL के
पर्क्स, अलाउंसेस और फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। HCL में देखो बेसिक तो 40,000, तो उसके साथ थोड़ा सा इनिशियल में जब आप ज्वाइन करते हो तो कुछ बुक अलाउंस वो देते हैं। अब मुझे परसेंटेज तो नहीं ध्यान है। मेडिकल अलाउंस नहीं देते आपको, क्योंकि HCL कहता है कि हमारा अपना हॉस्पिटल है, तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप वहां जाके इलाज करा लो। तो उस तरीके का अच्छा। उनका रहता है मतलब। तो इसके अलावा 35% जो पर्क्स हैं वो तो हर पब्लिक सेक्टर में मिलते ही हैं आपको। तो लेकिन पर्क्स के मामले में मैं बोलूंगा HCL इतना नहीं ही करता है, मुझे नहीं लगता है। HCL में 35% जो आपका पर्क्स रहते हैं और बेसिक और DA रहता है। बेसिक तो 40,000 है, उसके ऊपर जो आपका DA लगता है, इंक्रीमेंट वगैरह, वो ईयरली होता है मेरे ख्याल से। मुझे अगर सही ध्यान पड़ता है तो कुछ ज्यादा से ज्यादा हाफ ईयर में कुछ इंक्रीमेंट लगता है 3% का, या आई थिंक क्वार्टर में 3% का, मुझे एग्जैक्टली एवरी ईयर देयर इज 3% इंक्रीज इन बेसिक। हाँ हाँ, आप अगर हाँ एक क्वार्टर में भी, वैसे पब्लिक सेक्टर का एक शायद 3% होता है, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी में तो 3% होता है हर क्वार्टर में, तो वो रहता है। लेकिन आपको जो ट्रेनिंग में मिलता है अलाउंस, जो ट्रेनिंग का 1 साल का मिलता है, वो आपको सिर्फ बेसिक देते हैं और DA देते हैं। और उसमें से कुछ वो काटते भी हैं आपका, मतलब बेस्ड अपॉन आपको रहने के लिए अकोमोडेशन दे रहे हैं तो आपसे वो भी काटेंगे। HRA भी एक चीज होती है, आप जब आप ट्रेनिंग के बाद होते हो तो आपको HRA में उस तरीके से ही रहता है। मेरे ख्याल से क्लोज टू 38,000 आता है इन हैंड, मुझे जो ट्रेनिंग में ध्यान पड़ता है। सो मीन्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका जो भी टोटल सैलरी बनता है उसमें से डिडक्शन होने के बाद वो आपको 38 के अराउंड मिलता है, 38,000। हाँ 38 के आसपास। हाँ उसमें आपको पर्क्स नहीं देते, पहले आपको पर्क्स नहीं देंगे ट्रेनिंग में, मतलब ट्रेनिंग का बता रहा हूँ मैं। बाद में तो आपके पर्क्स आएंगे तो फिर तो आपका और बेटर होगा, लेकिन ट्रेनिंग के 1 साल तक आप लगा के चलो यही रहेगा 38 40 के आसपास। बेसिक ही समझ लो आप 40,000। ये जो 38 आप बता रहे हैं ये तो इन हैंड होगा आफ्टर इन दी हैंड है। डिडक्शंस, लेकिन हाँ, अगर ग्रॉस की बात की जाए तो ग्रॉस कितना होता है? ट्रेनिंग में मैंने ग्रॉस का आई थिंक ग्रॉस 46 के आसपास ही बनता है कुछ, आई थिंक, क्योंकि आपका PF कंट्रीब्यूशन भी होता है ना आजकल, उसमें अच्छा कुछ अच्छा, परसेंटेज है, तो PF कंट्रीब्यूशन 48 के आसपास ही, मुझे अगर सही ध्यान है। मेरे को भी 2 साल हो गए, 48 के आसपास लगा के, 48 49 या 50 हो जाएगा जैसा, उससे ज्यादा नहीं। सो हम लोग बात करेंगे क्या यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए कोई प्रोविजन है? हायर स्टडीज के लिए तो आपको अपने ऊपर है। जो मैंने पब्लिक सेक्टर का ओवरऑल है वो यही है कि आप लीव विदाउट पे पे चले जाओ अप टू 2 इयर्स तक के लिए रहता है। जिसको हायर स्टडीज में इंटरेस्ट है वो मतलब जा सकता है, पर ये है कि हायर स्टडीज का मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, आपको कोई यूटिलिटी दिखे तभी आप करो। एज इट इज कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा पब्लिक सेक्टर में हायर स्टडीज का, मतलब आपके खुद के सीखने के लिए अगर आप चाहते हो वो चीज रहेगा। प्रमोशन में तो आपका जो वर्क है वही, उसके अलावा कुछ नहीं। सो मीन्स लीव विदाउट पे ऐसा होगा यहाँ पे? हाँ 2 साल का है पब्लिक सेक्टर्स का, यही प्रोविजन है। और एक चीज और है जो कि थोड़ा वेल नोन होनी चाहिए सबको, आप 5 साल के बॉन्ड में रहते हो और आप कहीं भी आउटसाइड एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते हो, जो मुझे थोड़ा HCL का अच्छा नहीं लगा। आप अगर आप अच्छा, ओके। अप्लाई करोगे तो आपको कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन का 5 साल का रहता है। और एक ऑनेस्टली जो चीज जो आप कह सकते हो कि न्यूट्रल सी है, आप HCL में 5 साल काम करने के बाद जो मैंने अपने टाइप के ग्रेजुएट्स का देखा है, मतलब वो फिर प्राइवेट की तरफ मूव करना पसंद करते हैं। बोइंग हो गया आपका, डसॉल्ट हो गया फ्रांस का, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो जाता है उनको, तो मतलब वो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। जो मैंने जो ट्रेंड देखा था अपने टाइम तक, 5 इयर्स के बाद बॉन्ड खत्म, तो उसके बाद फिर वो भी अपना मतलब, और वर्कलोड आपका डिवीजन टू डिवीजन मतलब फर्क आएगा, मतलब आपका LCA में ज्यादा होगा, ओवरहॉलिंग में कम बैठेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो बॉन्ड है ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि अगर आपको NOC नहीं मिल रहा है तो यार ये बड़ी बात हो जाएगी, मतलब आप 5 साल के लिए स्टिक हो हाँ जाएंगे, आप वही कहीं मूव वही नहीं कर ही सकते। रहेंगे। और मतलब वैसे तो ऐसा कोई मतलब प्रोविजन नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन जो एक और चीज थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगी, वो बॉन्ड पेपर पे कहते हैं कि आपके पेरेंट्स नहीं साइन करेंगे श्योरिटी में, कोई थर्ड पर्सन साइन करेगा, मतलब जो आपसे ब्लड रिलेशन में ना हो। अब बात यह है कि थोड़ा सा ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है, मान के चलो आप तो चले गए तो आपकी श्योरिटी में मतलब कोई थर्ड पर्सन क्यों साइन करेगा, क्योंकि वो लायबल हो बराबर, जाएगा यस। ना 5 लाख पे करने के लिए, कोई क्यों उसमें फंसना चाहेगा। हालांकि हमारे तो एक अंकल थे, उन्होंने कर दिया था, पेरेंट्स का मानते नहीं है मतलब। सो नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट
पोस्टिंग एंड ट्रांसफर, जैसे आपने अभी ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें ये चीज मेंशन की रहेगी कि आप किस यूनिट में जाना है, लेकिन क्या उसके बाद एवरी 3 ईयर या 2 ईयर में आपका ट्रांसफर होते रहेगा या खुद से ट्रांसफर हम लोग ले सकते हैं? एक्चुअली ट्रांसफर नहीं ही होता आजकल, तो नहीं होता है। लेकिन जो हमारे सीनियर्स का हमने देखा है जो इस समय अच्छे पोस्ट पे हैं, वो ये उनका ये रहता है कि देखो एज पर रिक्वायरमेंट एचएल खुद ही मतलब एम्प्लॉयज को मतलब करता रहता है, रोटेट करता रहेगा इधर से उधर। अब हमारे एक सर थे, वो पहले एचएल लखनऊ में थे, डॉनियर वगैरह पे उन्होंने काम किया है, अभी उनकी रिक्वायरमेंट। लेकिन ट्रांसफर आपका तभी होगा जब आप थोड़े से मतलब मुझे लगता है कि इस टाइप से हो कि हाँ खुद इंटरेस्टेड हो कि हाँ मुझे ट्रांसफर लेना है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में देखा है यहाँ पे, जब भी आप एम्प्लॉयड होते हो तो फिर आपको खुद ही अपने इंटरेस्ट से जाके बात करनी पड़ती है। आप जैसे कह सकते हो कि अच्छा वहां काम हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चला जाता हूँ। तो लेकिन आपको अगर ट्रांसफर में जो भी एक्सपेक्टेशन लखनऊ और एक और है उसके पास, वहां की ना ही रखे। मतलब मोर और लेस मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, हमारे बैच में एक रहे हैं जिनका मतलब मैं बोलूंगा कि आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा मतलब इन्फ्लुएंस भी था कि उन्होंने ट्राई करा, जहां चाहते वहां पोस्टिंग हो जाती, लेकिन लखनऊ नहीं हुई। मतलब आप बात कर सकते हो लेकिन लखनऊ नहीं होगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तो और एक मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक ने थोड़ा सा कहीं से कुछ मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, थोड़ा सा कहीं उसने अपने ट्रांसफर के लिए करवाया भी जैसे भी इन्फ्लुएंस से। तो आई थिंक शायद उसका जो ट्रक पहुंचा था पैकर्स एंड मूवर्स का, कहाँ तक पहुंचा था, आई थिंक आगरा तक पहुंचा था या ऐसे ही कुछ बता रहा था वो। वहीं से वापस बुलाना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे एक पोस्ट खाली हो गई। तो मतलब फायदा नहीं मिलेगा आपको, मतलब ऐसे जैक लगा के आप, मुझे नहीं लगता आप कर सकते हो। जो मतलब बहुत जल्दी वो बहुत खुश हो गए कि मेरा ट्रांसफर आ गया, एकदम से मतलब हट गया ट्रांसफर। तो ये तो भाई कुछ बातें हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अलावा और कुछ आप कुछ एचएल के बारे में बताना चाहें जो कि जनरली लोगों को पता नहीं होता है। एचएएल के बारे में देखो, एचएएल का क्या है कि आपको डोमेन समझना है। एचएएल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां पे जैसे अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से जाओ कि मुझे कोई बहुत हार्डकोर रिसर्च करने का की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी पूरी। लेकिन जो चीज मतलब मैं बताना चाहूंगा एचएएल के बारे में, क्योंकि देखो जो चीज जितना आपको ज्यादा ट्विस्ट करती है ना, उतना आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है। जो चीज मैंने अपने कई सीनियर्स की देखी है, जिस दिन उनका 5 साल का बॉन्ड खत्म हुआ है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ आज वो कहीं ना कहीं उतना मतलब स्क्वीज होने के बाद अब उनको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है कि वो जाके बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए हैं। मतलब ये उनके लिए जो मतलब सोच रहे हैं कि मतलब हम एक अच्छी जगह, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं नहीं सजेस्ट करता है चेयर। मतलब ये मेरा अपना परसेप्शन है, हो सकता है किसी और का कुछ और हो। प्लस मैंने अभी एक चीज बताई थी कि देखो जॉब इज अबाउट माइंडसेट। जो मतलब जैसे हमारे बॉस थे वो हमको बताते थे हमें क्या करना है, तो उनका माइंडसेट थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को लेके पॉजिटिव था। उन्होंने हर जगह मतलब काम किया है। और मतलब मैं आपको पॉजिटिव बताता हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव मैंने बताया। अब हमारी एक मैम थी नेमी चंद्रा मैम, उनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि उन्होंने अब जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में जाके उन्होंने वहां पे भी देखा, चांदीपुर में भी देखा, जिसको जैसे इंटरेस्ट होता है कि एयरक्राफ्ट फायरिंग वगैरह हो रही है, तो आपके क्लाइंट एयरफोर्स वाले तो आपको मतलब लेके जाते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है। आप मतलब एक तरीके से जो इसमें सबसे बड़ा थ्रिल है कि आप उन चीजों को देखते हो जो कंट्री के बेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, बेस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। मान लो किसी भी दिन को लड़ाई लड़नी हो तो मतलब हमारे को मतलब किस तरीके का मतलब हमारे पास क्या क्या वेपन्स हैं, इस तरीके का रहता है। बाकी तो ये है कि ये प्रैक्टिकलिटी है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप हेलीकॉप्टर बनाते हो आर्मी के लिए, नाउ आप एक तरीके से रियल सिनेरियो में आते हो, तो आर्मी आके आपको बोलते कि ये जो आपका हेलीकॉप्टर है ये लेह की ठंड में स्टार्ट होगा। ये एक सवाल होता है ना कि आपका आपके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज है कैसे स्टार्ट करोगे। तो आप ये समझ के चलो कि ये उस तरीके की जॉब है जहाँ पे आपको मतलब क्लाइंट्स के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है और उनको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। आप एयरफोर्स को, एयरफोर्स नेवी एंड ऑल को जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो कहीं ना कहीं एक सॉलिड प्रोडक्ट होना चाहिए। ये मतलब मैं आपको एक चीज जो बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी यही चीज लागू होती है। एविएशन में ना गलती की सजा बहुत ज्यादा होती है। आप 300 करोड़ का हवाई जहाज जो है ऐसे गिरा नहीं सकते हो।
तो कहीं ना कहीं बहुत अलर्टनेस चाहिए इन सब इस जॉब में। मतलब आप मेन प्रोडक्ट बनाते हो, आर्डर ने तो कह दिया कि चलो ठीक है ये एयरक्राफ्ट है, लेकिन बना आप रहे हो। तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इज बैलेंस, और जो भी ज्वाइन कर रहा है अगर वो वाइड स्कोप वाला बन रहा है तो मतलब, या वो अपने आप को ऐसे देखता है कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसकी। लेकिन जो सैचुरेट होना चाहता है लॉन्ग टर्म में, मैं नहीं सजेस्ट करता कि लॉन्ग टर्म के लिए आप HAL देखो। आप एज पर मतलब मैकेनिकल वाला तो फिर भी देख सकता है, लेकिन अदर ब्रांचेस में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो नहीं सजेस्ट करता कि आप इन सब चीजों में जाओ। मतलब लॉन्ग टर्म में देखो, आप कहीं ना कहीं मूव करो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आफ्टर 5 years। जो भी मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे आपने मतलब लोगों को पूरी तरह से गाइड कर दिया है। अब ये उस एस्पिरेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। बेस्ड ऑन दैट वो खुद डिसीजन ले कि उसको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना कुछ चाहिए। 5 साल करे या 10 साल करे या लाइफ टाइम करे, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, वो खुद डिसाइड करे ये चीज। वो तो, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो आई थिंक 24-26 ईयर्स ऑफ एज में होते हैं, थोड़ा सा फ्रेजाइल सा होता है उसका माइंडसेट। एक चीज जो हमको समझनी चाहिए कि देखो, हमारे ना लाइफ में प्लस माइनस फेजेस आते हैं। तो आफ्टर गेटिंग इन HAL ना, आप, मैं हमेशा, मेरे पेरेंट्स मुझे पापा स्पेसिफिकली बताते हैं कि आपकी दो कान है और एक मुंह है। वो इसलिए है कि आप सुनो ज्यादा और बोलो कम। तो आपको आके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी बातें बताएंगे, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। ठीक है, आपको मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने अपने HAL के बॉस से सीखी है कि डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। आप किसी भी सिचुएशन में फंसोगे लाइफ में, आप ये भी हो सकता है आप HAL में जाओ, आपको एकदम से बहुत ओवर कर दिया वर्क से, लेकिन आप ये समझ के चलो जितना आप काम एंड कंपोज माइंड में रहोगे, आप उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे और अपनी पर्सनैलिटी को निखारोगे। एट द एंड ऑफ द डे हर ऑर्गेनाइजेशन को जॉब उसी को देनी होती है जो मतलब सीखे। मतलब एक तरीके से मतलब गलतियां करने वाला ही बनना चाहिए। जो आदमी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा उसको क्या पता कि मतलब क्या चीज है। तो मतलब उस तरीके का रखो माइंडसेट कि पॉजिटिव रहो। अगर आप अभी सही सिचुएशन में नहीं भी हो, आप ऐसे सोच के देखो, जो आदमी तीसरे साल में है HAL में और वो परेशान है, तो आफ्टर 2 years अगर वो चाहता है तो उसके पास एग्जिट का भी ऑप्शन है। और ये भी है, मेरे बॉस ने तो, मैं बता रहा हूँ कि मतलब काफी जल्दी जल्दी मेरिट पे प्रमोशन लिए हैं। तो अब उनको लगता है उनके हिसाब से वो जॉब मतलब बहुत अच्छी ही है। हो सकता है हम कई चीज ना फोर्स ही कर पाए। मान लो आज आप एक ऐसे डिवीजन में हो जहां बहुत आपके ऊपर वर्कलोड है, 2 साल बाद चेंज हो गया, अब आपका वर्कलोड ही चला गया, तो आप HAL में खुश हो। तो ये दोनों चीजें मतलब आपके दिमाग में मतलब लेके चलनी चाहिए कि लाइफ में कुछ भी चेंज हो सकता है, अचानक से चेंज होगा। और ज्यादा फोर्स ही मत करो। मतलब मैं भी उस समय करता था, तो इसलिए मैंने बताया, आप फोर्स ही मत करो, फ्यूचर नहीं आप देख पाओगे, 2 साल बाद क्या होगा भगवान जाने। नहीं, बिल्कुल सही बात की भाई आपने। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। आप खुद डिसाइड कीजिए। हाँ, मैंने एक्चुअली एक आंसर लिखा, माइट भी थोड़ा नेगेटिव प्रोजेक्ट करता है HAL को, लेकिन इट इज नॉट दैट मच नेगेटिव। जो है कोरा पे जिन्होंने अगर पढ़ा होगा, इट इज जस्ट दैट नहीं, कि दिस वो इज स्टेट ऑफ दिस इज माइंड दिस है। इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ना, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, हाँ कि मैं कभी नहीं? भी ये नहीं कहता कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलिए। और कोरा पे आप देखेंगे कि मतलब किसी बंदे ने कुछ पॉजिटिव भी चीजें बोली है, तो आप इसका भी सुनिए, इसका भी सुनिए, लेकिन आप हाँ, खुद और से डिसाइड कीजिए कि हाँ यार, ये आपके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। सही बात है, वो वही चीज है मेन। ओवरऑल तो हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। जितनी भी चीजें हैं, जो भी एस्पिरेंट्स के मन में जिन चीजों के लिए डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, उन सभी चीजों को हमने कवर किया। बट इसके अलावा भी अगर एस्पिरेंट्स को कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट करें। और डायरेक्टली आप हमारे जो मैकेनिकल पेंटोमेथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, आप वहां से भी पूछ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये डिस्कशन फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है। वही चीज है। और एस्पिरेंट जो है ध्यान अपना जॉब पे रखें, कहीं ज्यादा इधर उधर ना करें। अब बहुत सारे सवाल आते हैं, कभी कोई पूछता है कि जो गेट का टॉपर होता है उसको कोचिंग वाले कितने पैसे देते हैं। तो ये सब चीजों में दिमाग ना लगाएं। आप अपना समझ के चलो कि जो रेलेवेंट चीज है आप उस पर ध्यान दो। आपकी प्रिपरेशन में टॉप करेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने पैसे मिलते हैं। सही बोला आपने, बिल्कुल सही बात की। तो भाई अब आपसे विदाई लेने का समय हो गया है, तो अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। होप वी विल मीट सून अगेन। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आपको भी थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं थोड़ा इंटरेक्ट कर सकूं सबसे।